नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 14वां वीडियो है और आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण, जिसे इंग्लिश में यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहते हैं तथा इटालियन भाषा में इल रिसोर्जिमेंटो कहते हैं। इटली के एकीकरण की शुरुआत सन 1850 एडी में होती है। हालांकि 1850 एडी से पहले बहुत सारे जन आंदोलन होते रहते हैं। 1850 एडी से लेकर 1871 एडी के बीच में इटली का एकीकरण 3 चरणों में संपन्न होता है और 1871 एडी आते आते 13 राज्यों का एक इटली संघ बन जाता है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसमें कुछ और राज्य शामिल हुए और वर्तमान इटली अस्तित्व में आया। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे पॉसिबल हुआ, इसके कौन कौन से बाधक रहे हैं। 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इससे पहले यह 13 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। बाद में कुछ राज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद शामिल हुए। इस तरह वर्तमान इटली संदर्भ में आया। इटली का अगर मैप पर देखें तो इटली के जस्ट नीचे भूमध्य सागर, इसके जस्ट बगल में वेटिकन सिटी और ये ऑस्ट्रिया को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तथा इसके बगल में स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस शामिल है। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैप पे आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा इटली को समझने में बेहतरी होगा। इटली के इतिहास से और थोड़ा ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ आप लोगों ने जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े महान सेनापति थे। और इटली की राजधानी जो रोम है, इसके अगर अक्षांशीय विस्तार को देखें तो 42 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार पे है। तो संभवतः इसकी जलवायु शीतकटिबंधीय ही होगी। संभवतः नहीं, अपना इसकी जलवायु शीतकटिबंधीय ही होगी तथा इसकी जो अगर बात करें अन्य भाषा में तो इसकी जलवायु भूमध्य सागरीय होगी। जनसंख्या लगभग 6.25 करोड़ के करीब में होगा और साक्षरता की बात करें तो लगभग 99.1% साक्षरता है। जीवन प्रत्याशा बात करें तो मेल की यहाँ 80 और फीमेल की 84 है। और इटली के एकीकरण की अगर थोड़ा सा शॉर्ट में देखें तो इसकी एकीकरण की शुरुआत सन 1850 एडी में होती है तथा एकीकरण 1871 में पूरा हो जाता है और ये कुल मिलाकर 3 चरणों में इसका एकीकरण संपन्न होता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 एडी में वियना कांग्रेस बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे, जो कि पूरे यूरोप में राजतंत्र की स्थापना चाहते थे और उदारवादी मूल्यों के घनघोर विरोधी थे। इसके बाद हम लोग देखें कि एक देश आता है पिडमोंट सार्डिनिया, बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र होता है ये। इटली के एकीकरण में पिडमोंट सार्डिनिया बहुत ज़्यादा योगदान देता है। पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव हो पाता है। यहाँ के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, ये आप नाम याद कर लीजिए, विक्टर इमैनुअल, ये बहुत ही लोकप्रिय एवं उदारवादी शासक थे। ये मूल्यों के रूप में लोकतंत्र पर बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रीयता के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्हीं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है और एकीकरण के बाद ये इटली के सम्राट घोषित किए जाते हैं। तो एक शक्तिशाली देश होता है पिडमोंट सार्डिनिया, इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है तथा इसके जो शासक होते हैं इमैनुअल द्वितीय, इटली के एकीकरण के बाद सम्राट घोषित होते हैं। इमैनुअल को एक योग्य प्रधानमंत्री मिलता है जिसका नाम होता है काबूर, कैमिलो बेंसो काबूर। ये बहुत ही मतलब कि योग्य व्यक्ति थे। मेटरनिक उदारवादी तत्वों के विरोधी थे। मैंने बताया ना कि ये जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक जो थे, उन्होंने 1815 एडी में वियना कांग्रेस बुलाया था ताकि राजतंत्र की स्थापना हो जाए और उदारवादी मूल्यों को रौंद दिया जाए। तो ये जो मेटरनिक थे उदारवादी तत्वों के विरोधी थे। ये लगातार इटली में इसे विकसित होने का प्रयास ना होने का प्रयास कर रहे थे कि इटली में उदारवादी तत्व विकसित ना हो सके। ये जितना कोशिश करता उतना ही क्रांतिकारी शक्तियाँ उत्तेजित होती। एकीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो 1799 एडी में नेपोलियन ने इटली को एक बड़े राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया था। यहाँ के लोग अपने को एक राष्ट्र का महसूस करने लगे थे, 13 राज्यों में विभाजित होने के बावजूद भी। इटालियन भाषा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया नेपोलियन ने, बहुत से सुधार कार्यक्रम लागू किए। इससे वहाँ की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था थोड़ी सी बेहतर हुई। इससे एकीकरण का आधार तैयार होता चला गया। 1815 एडी के बाद गुप्तचर संगठन बनने लगे थे इटली में और 1820 में सीसल्स और नेपल्स में विद्रोह हुआ और 1830 में दूसरे राज्यों में यह विद्रोह लगातार बढ़ता रहा। राष्ट्रवाद और उदारवाद को लेकर जन विद्रोह होते रहे, इसे लगातार कुचलता जा रहा था।
लेकिन इटली का एकीकरण की शुरुआत 1850 ईडी में होता है और इटली का एकीकरण पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ और जहाँ के शासक थे विक्टर इमानुएल द्वितीय थे। इस समय यहाँ के वित्त मंत्री काउंटर काबूर थे। ये काबूर ने वित्तीय ढांचों को मजबूत किया, उद्योगों का विकास किया, कृषि में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। इससे आर्थिक विकास अपना पिडमोंट सार्डिनिया में होने लगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रणाली एवं सहकारी समाज की स्थापना होने लगी। विदेशी व्यापार बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस से होने लगा और इससे समझौते किए गए। नतीजतन सार्डिनिया पिडमोंट आर्थिक रूप से सक्षम राष्ट्र बना। ये इटली के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बना। ये इटली और दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बना। नतीजतन 1852 ईडी में विक्टर एमुले ने काबूर को पीएम बना दिया और सैनिक ढांचों को मजबूत करने को कहा। पिडमोंट में संविधान उदारवादी है, सैन्य एवं आर्थिक दृष्टि से पिडमोंट शक्तिशाली है। ऐसे में अन्य राष्ट्रों को लगा कि इस तरह से हमारे यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए या हम इटली में मिल जाएं। तो अब बात करेंगे कि इटली के एकीकरण की शुरुआत यहाँ से हो जाती है और इटली के एकीकरण में योगदान की बात करें तो 3 व्यक्तियों का रहता है, काबूर, मेजनी और गैरिबाल्डी। काबूर जहाँ मस्तिष्क का काम करता है, जो कि लोग नीतियाँ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, गृह कार्य में देखता है, और मेजनी हृदय होता है इटली के एकीकरण में, जो कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं भरता है, और गैरिबाल्डी हाथ होता है। तो 3 लोगों ने इटली के एकीकरण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। आइए बारी बारी से देखते हैं। काबूर फ्रांस का साथ चाहता था, इससे ऑस्ट्रिया कमज़ोर पड़ जाए। काबूर चाहता था कि पिडमोंट सार्डिनिया का साथ फ्रांस दे, जिससे ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो जाए। गैरिबाल्डी नौसेना प्रमुख एवं समुद्री व्यापारी था। इसने 1000 लोगों की सेना बना रखी थी, जिसे लाल कुर्ती सेना कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेजनी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी। काबूर गृह, अर्थ, सैन्य, विदेश संधि और नीति बनाई और गैरिबाल्डी सैन्य समर्थन जुटाया। फिर इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है। सबसे पहले मेजनी का योगदान देखते हैं। फ्रांस की क्रांति से जबरदस्त तरीके से ये प्रभावित था मेजनी, और इसने युवक इटली, यंग इटली 1830 ईडी में एक संस्था बनाई। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रवाद भरना और रोम के विरासत, कला, संस्कृति, वैभव को युवाओं तक पहुंचाना, और 1833 एडी तक आते थे 60,000 युवकों को इसने तैयार कर लिया। इटली के दुर्दशा का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया है, ताकि ऑस्ट्रिया के खिलाफ लोगों में शत्रुता भरी जाए। ये मेजनी है, कहता था कि इटली की दुर्दशा का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया है, इसलिए लोगों में शत्रुता भरी जाए। वियना कांग्रेस के बाद इटली की सर्वोच्च सत्ता ऑस्ट्रिया के हाथ में सौंपी गई। ठीक है, ये रहा अपना मेजनी। फिर उसके बाद काबूर को देखते हैं। सर्वाधिक योगदान वाला व्यक्ति था। इसने ये कुशल कूटनीतिज्ञ, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। 1848 में संसद का सदस्य बना और 1852 में पीएम बना। ये नीति फ्रांस को जोड़ कर रखना चाहता, इसलिए इसकी नीति थी कि फ्रांस को जोड़ो और ऑस्ट्रिया को अलग करो। इसलिए इसने 1856 में काबूर ने फ्रांस से संधि की और उसके बाद 54-56 में यूके और फ्रांस की संयुक्त सेना के पक्ष में काबूर ने अपनी सेना भेज दी, जिसके बाद पेरिस की संधि हुई। ये यहाँ पर पेरिस की संधि के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसने इटली के एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकीकरण की प्रक्रिया को सफल तरीके से पहुँचाया। इसलिए इस दौरान उसने काबूर ने कहा कि इटली के दुर्दशा का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ये जो पेरिस की संधि हुई, वहाँ पर पेरिस की संधि का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था। यहाँ पर जो काबूर थे इटली के एकीकरण को वहाँ तक पहुँचाया और बताया कि इटली के दुर्दशा का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया है। वहाँ पर मौजूद लोग मान गए, यानी कि जो पेरिस की संधि हुई थी वहाँ पे जितने भी देश थे वो मान गए और बात को मानते हुए उन्होंने माना कि इटली के दुर्दशा का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया है। इस तरह फ्रांस ने काबूर को मदद करने का वादा किया, लेकिन काबूर ने जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो फ्रांस ने साथ नहीं दिया। फ्रांस को डर था कि अगर इटली का समर्थन करे तो रूस नाराज हो जाएगा। मध्य इटली में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के बाद पिडमोंट में शामिल होने को तैयार हो गया। इसके प्रथम चरण में देखें तो बर्पा, मोडेना और टस्कनी जनमत संग्रह के माध्यम से पिडमोंट में शामिल हुआ। द्वितीय चरण को देखें तो जो पार्ट दक्षिणी इटली के था, इसका एकीकरण में गैरिबाल्डी की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
मेजनी से ये प्रभावित है गैरिबाल्डी और देश प्रेम चाहता था, देश प्रेम इसके अंदर भर गया। इसकी जो सेना थी लाल कुर्ती सेना, जिसका केंद्र दक्षिण इटली में था, जब शासक के खिलाफ विद्रोह हुआ 1860 ईस्वी में, गैरिबाल्डी ने सैन्य सहयोग विद्रोहियों को दे दिया। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के शासक थे वो फ्रांसिस द्वितीय फरार हो गए और ये जो विद्रोहियों ने गैरिबाल्डी से सहयोग मांगा था तो गैरिबाल्डी ने सहयोग दिया। इससे दक्षिणी हिस्से पर जो लगातार विरोध हो रहा था वो बाद में मुक्त करा लिया गया और दक्षिणी हिस्से पर शासक से मुक्ति पा ली गई। उसके बाद सीशल्स और नेपल्स पर अधिकार कर लिया गया और यहाँ पर फ्रांसिस द्वितीय जो शासक था वो फरार हो गया। मेजनी की इच्छा थी कि जो रोम हो इटली की राजधानी बने, जहाँ पर रोम पर पोप का अधिकार था, शासन था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सिया में जब युद्ध हो रहा था तो फ्रांस की सेना रोम में ठहरी हुई थी। फ्रांस को जब सेना अपनी बुलाई, इसका लाभ उठाकर इटली रोम पर हमला कर देता है। उसके बाद इटली रोम पर हमला कर देता है और रोम पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद 2 जून 1871 को विक्टर एमेनुएल द्वितीय रोम में प्रवेश किया और इटली के संसद का उद्घाटन किया और कहा कि हमारी राष्ट्रीय एकता पूरी हो गई, अब हमारा काम है कि राष्ट्र को महान बनाना, और इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हो गया। कल हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।